कहानी की शुरुआत एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार से होती है। परिमा एक स्कूल टीचर है जो अपने पति विनय और छोटे से बेटे के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। तीनों की लाइफ बहुत नॉर्मल और सुकून भरी दिखती है। रोज की तरह एक दिन परिमा और विनय अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। उसी दौरान विनय की मुलाकात उसके दोस्त कार्तिक से होती है, जो उससे थोड़ी देर बातचीत करके वहां से चला जाता है। इसके बाद कार्तिक की मुलाकात रावी से होती है, जो उसकी मुंह बोली बहन है। धीरे धीरे उनकी बैक स्टोरी सामने आती है। कार्तिक की पत्नी कावेरी की काफी पहले मौत हो चुकी होती है। वो कई दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरी समय तक कार्तिक का इंतजार करती रही। दुख की बात ये थी कि कार्तिक अपने एक बेहद जरूरी मिशन में इतना उलझा था कि वो अपनी पत्नी से आखिरी बार भी नहीं मिल सका। कावेरी ने अस्पताल में रहते हुए उसके लिए कई वॉइस रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी, लेकिन कार्तिक उन रिकॉर्डिंग को सुनने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। इस बात से रावी को उससे गहरी नाराजगी थी और दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई थी। उधर एक दिन परिमा अपने ऑफिस के एक गेट टुगेदर में जाती है, जहां विनय भी आमंत्रित होता है। प्रोग्राम देर तक चलता है, इसलिए विनय उसे कहता है कि वो आराम से घर चली जाए, उसे रास्ते में थोड़ा काम है। परिमा रोज की तरह मेट्रो से घर लौटने लगती है, लेकिन उस रात कुछ अजीब होने लगता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक एक गाड़ी उसके पास रुकती है और जबरदस्ती उसे अंदर खींच लिया जाता है। इसके बाद उसके साथ बेहद अमानवीय अपराध होता है। कई लोग मिलकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं और फिर उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर भाग जाते हैं। पकड़े जाने के डर से वो सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े जला देते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट बदल देते हैं और सब कुछ इस तरह सेट कर देते हैं कि उन पर कोई शक ही न जाए। देखने से साफ लगता है कि ये उनका पहला अपराध नहीं था, बल्कि वे पूरी तैयारी के साथ ये सब करते हैं। अगले दिन परिमा गंभीर हालत में मिलती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब विनय को ये खबर मिलती है तो वो अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचता है। सच जानकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसका छोटा बेटा भी समझ चुका होता है कि उसकी मां के साथ कुछ भयानक हुआ है। पुलिस जांच शुरू करती है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। आरोपियों के पीछे मजबूत पैसे और पावर का खेल चल रहा होता है। समाज और रिश्तेदार भी विनय पर दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की चिंता ज्यादा होती है। दूसरी तरफ कार्तिक अस्पताल में परिमा से मिलने आता है। उसे देखकर उसे अपनी पत्नी कावेरी की याद आने लगती है, जो इसी तरह अस्पताल के बेड पर पड़ी उसकी राह देखती रही थी। यहीं से एक बड़ा सच सामने आता है कि कार्तिक असल में एक अंडरकवर एजेंट है। जिस मिशन में वो व्यस्त था, उसी वजह से वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सका था। उसकी पत्नी की मौत भी एक हिट एंड रन केस में हुई थी, जिसमें गाड़ी का कोई नंबर प्लेट तक नहीं मिला। अब वो सिस्टम की नाकामी को बहुत करीब से समझ चुका था। वही नाकामी वो परिमा के केस में भी देख रहा था, जहां सबूत होते हुए भी सब कुछ दबाया जा रहा था। रावी इस केस को लड़ने का फैसला करती है और कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन आरोपियों के वकील पूरी कहानी को पलटने की कोशिश करते हैं। वे दावा करते हैं कि उनके क्लाइंट खुद लूट के शिकार हुए थे और गाड़ी उनसे छीन ली गई थी। नकली सबूत, खरीदी हुई रिपोर्ट और बदली हुई फोरेंसिक जांच के कारण केस कमजोर दिखने लगता है। मेडिकल रिपोर्ट तक में डीएनए मैच नहीं दिखाया जाता, जिससे साफ समझ आता है कि कहीं न कहीं सब कुछ पैसों से प्रभावित किया गया है। इन आरोपियों में एक अमीर बिजनेसमैन दीपराज का बेटा भी शामिल होता है। दीपराज अपनी प्रतिष्ठा और बेटी की शादी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और केस को प्रभावित करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है। रावी दोबारा जांच की मांग करती है और जज उसे एक मौका देते हैं। जब वो परिमा से पूरी घटना दोबारा सुनती है तो एक नया खुलासा होता है। अपराधियों की संख्या 4 नहीं बल्कि 5 थी। एक ड्राइवर था जिसका नाम समीर था, जो बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, सबूत कमजोर होते जाते हैं, गवाह मुकरते हैं और सिस्टम की कमियां साफ दिखाई देने लगती हैं। इसी बीच शहर में एक रहस्यमयी शख्स की खबर फैलती है, एक छतरी वाला आदमी जो एक एक करके उन संदिग्ध अपराधियों को मार रहा होता है। रावी इसका विरोध करती है और कहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उस अज्ञात व्यक्ति को न्याय का प्रतीक मानने लगते हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आती है कि वही छतरी वाला व्यक्ति कार्तिक है। वो कानून की धीमी प्रक्रिया और भ्रष्ट सिस्टम से टूट चुका था और अपनी पत्नी की मौत और परिमल के साथ हुए अपराध के दर्द से अंदर ही अंदर जल रहा था। जब ये सच उजागर होता है तो दीपराज गुस्से में आकर कार्तिक को गोली मार देता है, क्योंकि उसका बेटा भी मारा जा चुका होता है। कार्तिक अपनी आखिरी सांसों में अपने अपराध स्वीकार करता है। अंत में कोर्ट आरोपियों को दोषी ठहराता है और सजा सुनाई जाती है। परिमा को आखिरकार न्याय मिलता है, लेकिन कहानी यहीं एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
इतनी तरक्की और आधुनिक समाज में रहने के बावजूद ऐसे अपराध आखिर क्यों नहीं रुक रहे? क्या सिर्फ कानून काफी है या समाज की सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है?